हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की ब्याही बुक का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। दोस्तों, ये चैप्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन के बारे में है। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की एक झलक देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये जो कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक छोटा सा अंश है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में यकीनन हम कलाम साहब के बचपन के बारे में जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलाम साहब जो थे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी वो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। एक महान विज्ञानी के रूप में उन्होंने भारत में अपना सराहनीय योगदान दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किए। तो निश्चित रूप से कलाम साहब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि कलाम साहब के जीवन से हम ये प्रेरणा तो ले सकते हैं आराम से कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप में डेडिकेशन है, समर्पण का भाव है, तो इजीली आप जो सपना देखते हैं उसे साकार कर सकते हैं। कलाम साहब तो कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप रात नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना देते। यानी इतने मोटिवेशन उनके थॉट्स हैं। अगर इन थॉट्स को हम हमारे जीवन में अप्लाई करें तो यकीनन हम भी कलाम साहब की तरह सफलता की उच्चतम शिखर को छू सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की डिटेल्स समरी में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि क्या उनकी बचपन के बारे में क्या झलक जो है वो इस चैप्टर में दी गई है। एक तरह से समराइज मैं करके दूंगा आपको, पूरा समरी के रूप में मैं पूरे चैप्टर को आपको बताने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाद में साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड, तो जाहिर सी बात है चैप्टर के नाम से पता चल रहा है बचपन की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी एक महान वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया है भारत में, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 में ये राष्ट्रपति बने थे भारत के। This chapter, which is based on his childhood, is an extract from his autobiography Wings of Fire। और ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर की समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चैप्टर इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक छोटा सा अंश है। अब्दुल कलाम was born in a middle class family इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। अब अबुल कलाम जो थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। रामेश्वरम के रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक रामेश्वरम जगह है, कस्बा है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दे लिव्ड इन ए लार्ज पक्का हाउस इन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और रामेश्वरम में इनका एक, वैसे घर इनका पक्का था लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका जो घर था वो एक पक्के घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में इनका एक मकान था, वहां पर ये रहते थे। हिज फादर जैनुल आबदीन वॉज नाइदर एजुकेटेड नोर वेल्दी बट वॉज वेरी काइंड हार्टेड। अब इनके पिताजी, जिनका नाम जैनुल आबदीन था, वो ना तो इतने पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, ना इतने धनी थे, लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। वो बड़े दयालु व्यक्ति थे। हिज मदर आशियम्मा वॉज जेनरस लेडी। और उनकी जो अम्मा थी, उनकी जो माँ थी, वो भी बड़ी उदार महिला थी। ही हैड 3 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। अब ये जो कलाम साहब हैं, ये 3 भाई थे और इनकी एक बहन थी। तो ये इस चैप्टर में बताया गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कुछ जीवन की जो झलकें हैं, कुछ झलक आप इस चैप्टर में देख पाएंगे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जिक्र किया उन्होंने कि उस दौरान क्या होता है। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार 1939, यानी 1939-45 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ही 8 ईयर्स ओल्ड, उस वक्त कलाम साहब 8 साल के थे। अर्नड 1 अन्ना बाय सेलिंग टेमरिड सीड टू अ प्रोविजन शॉप टू अ डीज कलेक्शन। तो उस वक्त क्या हुआ, अचानक इमली के बीजों की डिमांड जो है मार्केट के अंदर बढ़ गई। तो उस दौरान इन्होंने इमली के बीज इकट्ठे किए थे और पूरे दिन वो इमली के बीज इकट्ठे करते थे। और पूरे दिन जब वो बीज इकट्ठे करते थे तो उन बीजों को वो परचून की दुकान पर शाम को बेच कर आते थे। तो 1 अन्ना उन्हें उसके बदले में मिलता था। तो ये बचपन में वो उन्होंने ये काम भी किया था। ठीक है। He earned his first wages by working as a helping hand for his cousin Shamsuddin, who was a newspaper distributor in Rameshwaram। और उन्होंने अपनी पहली मजदूरी, यानी जब उन्होंने पहली मजदूरी की थी, तो वो मजदूरी किस रूप में की थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई, कजिन जिनका नाम था शमशुद्दीन, वो क्या करते थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। तो उनकी मदद की थी उन्होंने एक बार, क्योंकि एक बार क्या हुआ, पहले जब सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में क्या हुआ था, ट्रेन जो थी वो रामेश्वरम स्टेशन पर हॉल्ट नहीं करती थी, रुकती नहीं थी। तो चलती ट्रेन से ही बंडल फेंके जाते थे। अब उन बंडल को कलेक्ट करना जो था, वो काम वो अपने चचेरे भाई शमशुद्दीन की मदद करते थे। तो इसके बदले में शमशुद्दीन जो है उन्हें
मजदूरी दिया करता था। तो आप कह सकते हैं कि पहली मजदूरी उन्होंने अपने चचेरे भाई के हेल्पर के रूप में की। फिर आगे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अब कलाम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स एज वेल। अब इस चैप्टर में बताया गया कि अपने माता पिता से तो प्रभावित थे ही, यानी माता पिता से तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनहेरिट की हैं, उन्हें विरासत में मिली हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें। जैसे जैसे उसके पिताजी थे वो अपने काम के प्रति समर्पित थे, तो वैसे समर्पण का भाव उनमें भी है, अपनी माँ की तरह वो दयालु भी काफ़ी थे। तो ये चीज़ें तो उन्होंने इनहेरिट की हैं अपने माता पिता से। और इसके साथ साथ कलाम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स एज वेल, यानी उनके जो दोस्त थे, उनके जो टीचर्स थे, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, यानी उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। अपने जीवन में उन्होंने उनसे बहुत अच्छी बातें जो है अपनाई, सीखी। ही हैड मैंशनड अबाउट हिज 3 क्लोज फ्रेंड्स। इस चैप्टर में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने 3 दोस्तों का जिक्र किया है। एक तो 3 दोस्त कौन कौन से, एक तो है रामानंद शास्त्री, दूसरे है अरविंदन और तीसरा है सी प्रकाशन। यानी ये 3 इनके क्लोज फ्रेंड थे, खास दोस्त थे, उनका भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया। ऑल दीज 3 बॉयज बिलोंग्स टू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। और कमाल की बात ये कि तीनों ही जो उनके दोस्त थे वो तीनों ही ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कट्टर ब्राह्मण परिवार के वो थे, उनसे बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन दे नेवर फेल्ट एनी रिलीजियस डिफरेंसेज अमंग देमसेल्व्स। और बच्चों के जब वो आपस में खेलते थे, यानी बचपन के दौरान, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव आपस में नहीं दिखाया, नहीं शो किया। यानी ये इनके दोस्त थे, लेकिन ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी वो किसी तरह का भेदभाव उनसे नहीं करते थे। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इनका जिक्र किया है। आगे क्या होता है, आगे कुछ खास बताया गया इनमें कि वंस व्हेन कलाम वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक बार बताया गया कि कलाम साहब जब 5वीं क्लास में थे, ही वाज आस्क्ड बाय ए न्यू टीचर नॉट टू सिट इन द फ्रंट रो अलोंग विद अ हिंदू बॉय। तो एक नया टीचर उनके स्कूल में आया था और उस टीचर ने उनको, यानी कलाम साहब जब आगे आगे बैठे थे रामानंद शास्त्री के साथ, तो उनको कलाम साहब को उन्होंने कहा कि आप पीछे जाकर बैठ जाइए, आप हिंदू लड़कों के साथ नहीं बैठ सकते। वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, अब जब कलाम जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम जब उठकर पीछे जाने लगे, तो ही फाउंड रामानंद शास्त्री वीपिंग। तो रामानंद शास्त्री जो उनके दोस्त थे वो रोने लगे। दिस मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिम। और ये, यानी इसका इतना असर हुआ उनके कलाम साहब पर, इतना असर हुआ कि वो जीवन भर इस बात को, इस सीन को, इस दृश्य को नहीं भूल पाए, यानी इतना उनमें आपस में लगाव था। अब आगे क्या होता है, वन मोर इंसिडेंट मेंशन्ड बाय कलाम रिलेटिंग to social differences was during his visit to his science teacher शिवा सुब्रमण्य अय्यर। अब एक घटना का और उन्होंने इस चैप्टर में जिक्र किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया कि एक बार कलाम साहब को उनकी जो साइंस के टीचर थे, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने इनवाइट किया कि कलाम को इनवाइट किया घर पर खाने के लिए। तो वो उनके घर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त जो है शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो है वो तो काफ़ी अच्छा व्यवहार उनके साथ करते, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो एक मुस्लिम लड़की को अपने घर में देखकर काफ़ी वो आश्चर्यचकित भी होती है, उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है, और वो उसे एक तरह से उसका, यानी कलाम साहब का उनके घर जाना उसकी पत्नी को पसंद, यानी उनके जो टीचर थे साइंस के, उनकी पत्नी को वो पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। तो होता क्या है, द टीचर्स वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन हर किचन। अब जब शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो हैं, उन्होंने जब कलाम को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया, और जब वो जाते हैं तो उनकी जो पत्नी है वो खाना परोसने से इनकार करती थी। वो कहती है कि एक मुस्लिम लड़की को मैं खाना नहीं परोसूंगी मेरे हाथ से। देन अय्यर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स। तो फिर जो उसके टीचर हैं वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं। ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट कलाम वाज सर्व्ड बाय द टीचर्स वाइफ हरसेल्फ। और जब दूसरी बार, जब दोबारा, क्योंकि उसके जो टीचर हैं वो उसे ये बात भी कहते हैं, कलाम को ये भी बताते हैं कि भाई जब किसी बुराई के खिलाफ हम लड़ते हैं तो हमें शुरू में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी उनकी बातचीत आपस में होती है। अब जब दूसरी बार जब कलाम साहब अपने टीचर के घर खाना खाने, जब दोबारा उन्हें बुलाया जाता है और दोबारा जब वो खाना खाने जाते हैं, तो इस बार उसकी जो टीचर्स की जो पत्नी थी, उनकी जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी थी, वाइफ जो थी, वो उसका स्वागत करती हैं और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है देख लेते हैं। यानी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र किया उन्होंने। अब आगे क्या, व्हेन वॉर वाज गोइंग टू बी ओवर ही अर्ज्ड हिज फादर टू लीव रामेश्वरम फॉर हायर एजुकेशन, रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यानी और जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने का था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मैं यहाँ रामेश्वर छोड़ना चाहता हूँ और मैं हायर एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो उनका रामनाथपुरम था वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ मेरी आगे की पढ़ाई के लिए। अपने पिताजी से वो रिक्वेस्ट करते हैं। His mother hesitated, but his father quoted few words of a great poet philosopher Khalil Gibran. अब जब वो ऐसे जाने की बात करते हैं तो उनकी माता को काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी दुख होता है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं जाने दूंगी। तो उस वक्त उसके जो पिताजी हैं, कलाम साहब के पिताजी, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, यानी कलाम की माँ को समझाते हैं कि एक खलील जिब्रान जो महान फिलोसफर हुए, संत हुए, उनकी बातों का वो जिक्र करते हुए उसे समझाते हैं। वो कहते हैं ही सेड दैट चिल्ड्रन हैड देयर ओन डिजायर्स। वो कहते हैं बच्चों की अपनी इच्छाएं होती हैं, दे कुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय द पेरेंट्स। और
माता पिता को ये हक नहीं है कि वो उनकी इच्छाओं को कुचले, यानी उन पर अपना एक तरह से डोमिनेट नेचर उनके साथ करे, ऐसा माता पिता को हक नहीं है। यह वो जो कलाम के पिताजी हैं वो कलाम की माँ को समझाते हैं कि आप बाध्य नहीं कर सकते अपने बच्चों को यहाँ पर रखने के लिए। हाँ, बच्चों की अपनी इच्छाएं हैं, उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने दिया जाना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू फॉलो देयर ओन ड्रीम्स, यानी बच्चों को अपने सपनों को पूरा साकार करने के लिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो इस तरीके से वो उसकी माँ को समझाते हैं, यानी अपनी पत्नी को, यानी कलाम साहब की माँ को समझाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे, उसका जिक्र उन्होंने इस चैप्टर के अंदर एक तरह से बताने का प्रयास किया है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने साफ साफ शब्दों में इन्हें लिखा है। अब आगे क्या है, थस थ्रू कलाम्स लाइफ, इस तरीके से कलाम साहब का जो जीवन था उससे हम इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ए पर्सन्स लाइफ इज अफेक्टेड बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड पीपल अराउंड हिम। तो एक बात तो तय है कि इंसान का जीवन जो है उसके आसपास के लोगों से, अपने अनुभवों से काफ़ी प्रभावित होता है। अपने अनुभवों से, अपने आसपास के वातावरण से, एनवायरनमेंट से इंसान बहुत कुछ सीखता है। वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड ओवरकम द हर्डल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड टू सक्सेस। और एक बात तय है, जब भी आप किसी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख दर्द आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने मार्ग पर चलते जाना है। आपको उनसे लड़ना सीखना है, आपको उनसे जूझना सीखना है। अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेट हैं, समर्पित हैं, तो यकीनन आप अपनी सफलता को, अब मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मोटिवेशनल जो है चैप्टर है ये। एक तरह से उनके जीवन के बारे में पढ़कर, कलाम साहब के जीवन के बारे में पढ़कर हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। और यकीनन हमेशा और हमेशा और हमेशा कलाम साहब हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में हमेशा रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये थी इस चैप्टर की समरी, जिसे मैंने, जो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स थे वो सभी वो पॉइंट्स मैंने इस समरी में इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इस समरी के बेस पर भी कोई भी क्वेश्चन, अगर छोटा मोटा जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस समरी के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, What characteristics does he say he inherited from his parents? यानी कलाम साहब कहते हैं कि वो कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से गुण थे जो उन्होंने अपने माता पिता से इनहेरिट किए थे, उन्हें विरासत में मिले थे। तो आंसर हो जाएगा इसका, ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी, आत्मानुशासन, ये चीज़ें उन्होंने अपने पिताजी से सीखी। ही फर्दर सेज दैट ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और आगे वो कहते हैं कि अपनी माँ से उन्होंने क्या सीखा, अच्छाई, यानी अच्छाई में उनका विश्वास होना, ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा। दयालुता का भाव उनमें उनकी माँ से आया था। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। ठीक है, इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वर अबुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब कौन कौन उनके दोस्त थे, खासतौर से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनका अपने तीनों दोस्तों का जिक्र किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और बाद में वो क्या बने। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और तीनों उनके खास दोस्त थे। वर हिज स्कूल फ्रेंड्स, यानी ये उनके स्कूल मित्र थे, स्कूल के दोस्त थे। रामानंदा शास्त्री बिकम ए प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब आगे जाकर रामानंदा शास्त्री जो थे वो तो क्या बन गए, रामेश्वर टेम्पल में पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो उनके दूसरे मित्र थे जिनका नाम अरविंदन था, उन्होंने यानी तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने में, वो ट्रांसपोर्ट जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में वो लग गए, यानी उस काम में वो लग गए। और तीसरे जो उनके मित्र थे शिव प्रकाशन, वो क्या बन गए, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी भोजन प्रबंध करने का ठेका लेते हैं, वो काम वो करने लगे फॉर द साउथर्न रेलवे, यानी दक्षिणी रेलवे में भोजन का ठेका लेने का काम, वो जो है भोजन प्रबंध का ठेका लेने का काम वो करने लगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो है फील्ड में वो चले गए। तो आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड एपीजे अब्दुल कलाम कॉल हिज चाइल्डहुड अ सिक्योर चाइल्डहुड। कलाम साहब ने ये क्यों कहा कि उनका जीवन जो था वो एक सिक्योर, यानी उनका बचपन जो था वो एक सिक्योर, एक सुरक्षित बचपन था, कैसे था। तो इसका सिंपली आप आंसर लिख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कॉल्ड हिज चाइल्डहुड अ सिक्योर वन बिकॉज ही हैड लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास, यानी ही हैड लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, यानी माता पिता से सब कुछ उन्हें प्यार के, यानी ही हैड लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, उनके माता पिता उनकी काफ़ी देखभाल करते थे, काफ़ी उनसे प्यार करते थे। ही हैड ऑल नेसेसरी थिंग्स विच इंक्लूडेड फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन से, और जो भी चीज़ें एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे खाना, भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, तो उन सभी चीज़ों की पूर्ति जो है उनके माता पिता के द्वारा उनके लिए की गई। इन चीज़ों के लिए उन्हें जूझना नहीं पड़ा, इसलिए वो कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरा बचपन जो था एक काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड था। यानी जो बच्चे को चाहिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है, उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनके माता पिता ने की थी, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
4 ये है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द साइंस टीचर एंड हिज वाइफ टूवर्ड्स एपीजे अब्दुल कलाम। क्या डिफरेंस था, यानी उनके जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्या अय्यर, जब उन्होंने कलाम साहब को खाने पे बुलाया, तो जो उनके टीचर थे और उनकी टीचर की जो पत्नी थी, उनके जो एटीट्यूड में क्या फ़र्क था, तो वो इस तरीके से आप लिखेंगे, दो हिज साइंस टीचर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू, यद्यपि उनके जो विज्ञान के अध्यापक थे वो काफ़ी कट्टर हिंदू थे, ही ब्रोक द सोशल बैरियर्स एंड मिक्सड विद अदर रिलीजियस एंड कम्युनिटीज, लेकिन उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा और दूसरी जाति, दूसरे समुदाय के लोगों से वो काफ़ी मिलकर रहते थे। ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम होम एंड सर्व्ड हिम मील्स एंड इवन सैट एंड एट विद हिम, और उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित भी किया और उन्हें भोजन भी खिलाया, खुद भी उनके साथ बैठे और खुद भी उनके साथ खाया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड रिफ्यूज टू सर्व अब्दुल कलाम, लेकिन उनकी पत्नी जो कि मुस्लिम लोगों से काफ़ी नफरत करती थी, काफ़ी रूढ़िवादी विचारधारा की थी, तो उसने क्या किया था, उसने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया था, यानी एक तरह से बहुत ही रूखा व्यवहार उसने दिखाया था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कलाम्स टू अर्न हिज फर्स्ट विजिट, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939-45 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त कलाम साहब को अपनी पहली मजदूरी कमाने का मौका कैसे मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा, कलाम्स कजिन वॉज ए न्यूज़ एजेंट। अब कलाम का जो चचेरा भाई था जिसका नाम शमशुद्दीन था, वो एक न्यूज़ एजेंट था। ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड, और उस दौरान क्या हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, जो ट्रेन जो रामेश्वर स्टेशन रुकती थी, अब वो रुकना बंद हो गई थी। सो द न्यूज़ पेपर वर बंडल्ड अप एंड थ्रोन आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, इसलिए जो न्यूज़पेपर होते थे वो बंडल में बंद कर चलती ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे। कलाम हेल्प हिज कजिन टू कैच द बंडल्स, अब कलाम का काम क्या था, चलती ट्रेन से जो बंडल फेंके जाते थे उन्हें कैच करना, उन्हें पकड़ना, कलेक्ट करना। ही वॉज गिवन मनी फॉर इट, और इस काम के लिए उनकी जो चचेरे भाई थे जिनका नाम शमशुद्दीन था, वो उन्हें मजदूरी दिया करते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर, यानी अपनी माँ के बारे में क्या बताया, किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो इसका सिंपली आप आंसर लिखेंगे, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हिज मदर बाय सेइंग दैट शी वाज एन आइडियल वाइफ एंड ए जेंटल लेडी। अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी माँ जो एक आदर्श पत्नी थी, एक उदार महिला थी। ही लर्न फ्रॉम हिज मदर टू बी जेंटल एंड काइंड, और उदार होना, दयालु होना उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। सी इवन यूज टू फीड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स एवरी डे, और उदारता को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अक्सर उनकी माँ बाहर के लोगों को घर पर खाना खिलाया करती थी, यानी उनके घर के जितने मेंबर्स थे उससे ज़्यादा बाहर के लोग उनके घर पर खाना खाया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो ये रहा, व्हाट डिड अब्दुल कलाम्स फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान अब्दुल कलाम की फैमिली क्या करती थी, उनका क्या रोल होता था, तो इसका सिंपली आप आंसर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम्स फैमिली अरेंज फॉर ए बोट विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड श्री सीताराम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट्स सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड एज राम तीर्थ, यानी कलाम की फैमिली जो है एक बोट का बंदोबस्त करती थी उस दौरान, जब ये सेरेमनी होती थी तो उस दौरान एक विशेष प्लेटफॉर्म की एक बोट जो नाव होती थी उसका बंदोबस्त कलाम का परिवार किया करता था, और उसमें सीताराम की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को टेम्पल से मैरिज विवाह स्थल पर ले जाया जाता था, और विवाह स्थल तालाब के बीच में जिसे रामतीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर विवाह स्थल था, तो वहाँ पर वो लॉर्ड सीताराम की मूर्ति को उस बोट के जरिए ले जाया जाता था। हिज पेरेंट्स इवन टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, और उसके माता पिता जो है उन्हें, कलाम साहब बताते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थे 7 क्वेश्चन और इस चैप्टर की समरी, जिससे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, और अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आज के इस वीडियो के बेस पर आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, this is all about the video, so I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.